डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट था, इसको हम कुछ महीनों में नहीं बना सकते थे, सालों लग गए। तो एक वक़्त मुझे ऐसा लगा कि शायद अब इससे आगे नहीं हो पाएगा, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। इंस्पिरेशन था वो कॉलेज में नहीं मिला, उससे कहीं पहले मिला। एक बच्चा था जो कि बिकॉज़ ऑफ सम एक्सीडेंट ही लॉस्ट हिज़ एबिलिटी टू हियर। बचपन में कुछ एक स्कूल में 2 साल पढ़ा, तो वहाँ उस स्कूल के बगल में ही एक डेफ स्कूल है जयपुर में। तो मैं पब्लिक बस से आया करता था, तो वो जो उस स्कूल के जो डेफ बच्चे हैं, वो भी कई बार उस बस में मेरे साथ आते थे, तो मैं उनको साइन लैंग्वेज यूज़ में लेते हुए देखता था। टाइम पे इतनी समझ नहीं थी, इतना कुछ पता नहीं था कि क्या किया जा सकता है उनके लिए, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पे एक दिमाग में एक बात आ गई कि ये एक प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में ही हैं, लेकिन उनकी लाइफ़ बिल्कुल डिफरेंट है। उनके लिए इस दुनिया के मायने बिल्कुल अलग हैं। तो वहीं से एक बात चालू हुई, एक मन में एक टीस थी कि इसके लिए कुछ करना है। जब मैं 6th सेमेस्टर में था, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम लोग वॉइस टू टेक्स्ट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अब पर्सन है, वो बोल नहीं पा रहा है, मैं किसी तरीके से कुछ अपने हाथों पे कुछ इशारा ऐसा कर दूँ, कुछ ऐसा कर दूँ जिससे वो उसकी बात बाहर निकल के आ सके। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरी हर पहली चीज़ जो होती है वो हिंदी से कनेक्ट होती है। तो हिंदी के लैंग्वेज में 46 अक्षर होते हैं, तो मुझे क्या है कि किसी तरीके से ऐसा चाहिए कि मैं अपने बॉडी में कुछ ऐसे मूवमेंट कर लूँ जिससे मैं ये बता पाऊँ कि भई ये तो कैसे कबूतर है, ये कैसे खरगोश है। मैंने सोचा कि अगर मैं ये करूँ कि मैं इस टच को डिटेक्ट करके ये पता लगा लूँ कि हाँ, ये कै कबूतर है, ये कै खरगोश है, तो मैं क्या है कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर पाऊँगा। बट जब ये आइडिया आया तो आई थॉट कि नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना है एंड डज़न्ट मैटर कि कितना रिस्क है, डज़न्ट मैटर कि कितना टाइम लगता है, डज़न्ट मैटर कि मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला मिलता है या नहीं मिलता। आई जस्ट फेल्ट कि मुझे ये करना है। तो आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और वो सेंटेंस फिर एक स्मार्ट वॉच होती है जिसमें स्मार्ट वॉच पे स्पीकर के थ्रू बोल दिया जाता है। अब जो डेफ हम्म। पर्सन को सुन भी नहीं सकता, तो जो सामने वाला पर्सन जो बोलता है, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होके स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। स्क्रीन पर वो उसको पढ़ सकता है और उसका रिप्लाई कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं हुई, जब जिन्होंने कभी किसी स्कूल का दरवाजा ही नहीं देखा, जब जिन्होंने कभी कोई किताब पढ़ी ही नहीं, और वो हम्म। लोग स्कूल में गए भी हैं, वहां पे भी अनफॉर्चुनेटली फॉर अस इंडिया में डेफ लोगों के लिए का एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है। और मुझे कहते हुए काफी बुरा लगता है कि इतना बुरा है कि वो लोग जो कि स्कूल में पास भी हो गए, इनफैक्ट कई लोग जो ग्रेजुएट हो गए हैं वो भी प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते हैं और 80% ऑफ द रिटन लैंग्वेज वो समझ नहीं पाते हैं। हम लोगों की जो पहली लैंग्वेज है वो साइन लैंग्वेज है। पूरे इंडिया में कुछ सैकड़ों ही साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं, जहां जो डेफ लोगों की संख्या है वो मिलियंस में है। तो हमने वी डेवलप्ड साइनी, जहां पे बेसिकली ए डेफ पर्सन कैन गो टू नेटफ्लिक्स, कैन गो टू यूट्यूब, कैन कम टू दैनिक भास्कर का वेबसाइट। हमारी टीम में डेफ लोगों को हमने इन्वॉल्व किया है। जैसा कि मैंने कहा कि 2016 में मैंने ऑफिशियली कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया और जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था वॉइस, वो हम लोगों ने सितंबर 2019 में हमने लॉन्च किया। और उसके बाद ये जो साइनी है, इसको हम लोगों ने जो इसका फर्स्ट यूज केस है वो अभी हमने कुछ ही दिनों पहले लॉन्च किया है। तो ये 6 इयर्स की जर्नी रही है, जिसमें आई हैव मेट थाउजेंड्स ऑफ डेफ पीपल। वही होता है कि जब तक रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक डाउट क्रिएट होते ही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर लोगों ने यही सवाल किया कि अरे ये क्यों कर रहे हो आप? का क्या प्लेसमेंट नहीं हुआ क्या? आप यूएस क्यों नहीं गए? और तुम तो, बहुत लोगों ने ये भी बोला कि स्कूल टाइम तक तो तुम बहुत अच्छे होते थे, कॉलेज में क्या पढ़ाई नहीं की क्या, जिसकी वजह से आज तुम ये कर रहे हो? कुछ लोग मेरे पास ऐसे आते थे उन जिनको ये लगने लगा कि शायद मैं क्या है कंप्यूटर क्लासेस लेना चालू किया है मैंने। तो बहुत सारे लोग हम्म। ऐसे आने लगे कि अरे हमारे बच्चे को भी कंप्यूटर सिखा दो। 2 चीज़ों ने मेरा बहुत साथ दिया। पहला तो मेरी जो फैमिली थी वो बहुत ही सपोर्टिव रही इस टाइम पर। कोशिश ये करते थे कि मेरे तक वो बातें नहीं आएँ। टीम में भी ज़्यादा लोग नहीं थे, मैंने जब स्टार्ट किया मैं अकेला ही था। उस चीज़ को वहाँ से आगे लेके जाने के लिए पैसा नहीं था। तो मैं ये कहूँगा कुछ दिनों के लिए तो एक ऐसा पीरियड आ गया था कि आई वाज़ टोटली होपलेस। मतलब जो मेरा डिसीज़न था वो ठीक नहीं रहा। मैंने क्यों पहले नहीं सोचा कि इतना सब कुछ करने के लिए आई नीड मनी। जो ग्राउंड रियलिटी थी उससे बड़े सपने देखे थे। जो डेफ लोग हैं, वो डेफ लोग जो है वो 30% से ज़्यादा हैं। तो इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ मैच्योरिटी, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ
पर्सपेक्टिव इनटू द लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। कहते हैं कि अपना जो भारतवर्ष है एक ये युवा देश है, और युवा देश होने के नाते युवाओं की सोच भी आगे बढ़ती जा रही है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जयपुर से अपनी पढ़ाई शुरू की एकेडमिक्स, और ट्रिपल आईटीएन में जिनका सिलेक्शन हुआ बीटेक में, फिर ट्रिपल आईटीएन के तौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स इन्होंने आईआईटी जबलपुर से अपनी पूरी पढ़ाई की। 6 सेमेस्टर में जब ये पहुंचे तो इनको समझ में आया कि जिन बच्चों को देखकर हम दुखी होते हैं या ये सोचते हैं कि वो हमारी तरह लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते हैं, अभिनव ने उनके बारे में सिर्फ सोचा ही नहीं, उनको देख के दुख ही नहीं हुआ, बल्कि उनकी लाइफ स्टाइल को नॉर्मल की लाइफ स्टाइल की तरह कैसे हम बना सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। वो ब्लूप्रिंट सिर्फ उनकी डायरी पे नहीं रहा, वो ब्लूप्रिंट एक मशीन के तौर पर सामने आया। जी हाँ, आज हमारे साथ सोनांत कंपनी के फाउंडर अभिनव शेखर वशिष्ठ है। बहुत बहुत स्वागत है अभिनव। हम आप ही की जुबानी जानना चाहते हैं कि सोनांत कंपनी जो आपने बनाई है, जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो बच्चे बोल नहीं सकते, वो कंपनी किस तरीके से वो मशीन डेवलप की है जो लाइफ स्टाइल, नॉर्मल लाइफ स्टाइल उन बच्चों को देती है कि आपको ट्रिपल आईटीएन थे आप, मैकेनिकल ब्रांच था, तमाम प्राइवेट कंपनीज आपके सिलेक्शन के लिए आती होंगी उसमें जब आप पढ़ाई करते होंगे कॉलेजेस में, तो वो सब ना जाकर या हायर एकेडमिक्स में ना जाकर आपने सोनांत कंपनी को कैसे खोज निकाला, या इस तरफ आपकी सोच कैसे गई? थैंक यू सो मच श्रुति। तो अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहूँ तो एक्चुअल में जो इंस्पिरेशन था वो कॉलेज में नहीं मिला, उससे कहीं पहले मिला। जब मैं छोटा था तो मेरे नेबर में एक बच्चा था जो कि बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट ही लॉस्ट हिज एबिलिटी टू हियर। एंड अगर सुन नहीं पाते हैं आप बचपन से, तो अनलेस आपको बहुत स्पीच थेरेपी या बहुत अच्छे से नहीं किया जाए, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम बच्चे जो हैं इंडिया में वो बोल भी नहीं पाते हैं। तो वो जो मेरा नेबर था वो बोल और सुन नहीं सकता था। इसके साथ साथ जब मैं बचपन में कुछ एक स्कूल में 2 साल पढ़ा, तो वहाँ उस स्कूल के बगल में ही एक डेफ स्कूल है जयपुर में। तो मैं पब्लिक बस से आया करता था, तो वो जो इस स्कूल के जो डेफ बच्चे हैं वो भी कई बार उस बस में मेरे साथ आते थे, तो मैं उनको साइन लैंग्वेज यूज में लेते हुए देखता था। तो आई गॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैट। उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी, इतना कुछ पता नहीं था कि क्या किया जा सकता है उनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे एक दिमाग में एक बात आ गई कि ये एक प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में ही हैं, लेकिन उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, उनके लिए इस दुनिया के मायने बिल्कुल अलग हैं। तो वहीं से एक बात चालू हुई, एक मन में एक टीस थी कि इसके लिए कुछ करना है। फिर जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की, इंजीनियरिंग में काफ़ी साथी अच्छे लोगों से मिला, कुछ सीनियर से मिला जो अपने तरीके से कहीं न कहीं कुछ बदलाव लेके आना चाह रहे थे। तो उसी वक़्त मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे एक्चुअल में मैं ये कह सकूँ कि मेरे होने की वजह से, मेरे इंजीनियर बनने की वजह से कुछ लोगों की लाइफ़ कहीं किसी तरीके से बेहतर हुई है। तो जब मैं 6th सेमेस्टर में था, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम लोग वॉइस टू टेक्स्ट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अभी बहुत सारे गूगल असिस्टेंट हैं, हम लोग सिरी यूज़ में लेते हैं, जिसमें हम सिर्फ बोल देते हैं और वो जो हमारे मोबाइल होता है वो समझ जाता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि अगर कोई एक म्यूट पर्सन है, वो बोल नहीं पा रहा है, मैं किसी तरीके से कुछ अपने हाथों पे कुछ इशारा ऐसा कर दूँ, कुछ ऐसा कर दूँ जिससे वो उसकी बात बाहर निकल के आ सके और जो हियरिंग लोग हैं उनको वो सुनाई दे सके। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिला। और नेक्स्ट मोमेंट पे ही मैंने सोचा कि एक चीज़ जो अगर मैं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरी हर पहली चीज़ जो होती है वो हिंदी से कनेक्ट होती है। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे को हिंदी में बनाना है तो मुझे क्या चाहिए कि हिंदी के लैंग्वेज में 46 अक्षर होते हैं, तो मुझे क्या है कि किसी तरीके से ऐसा चाहिए कि मैं अपने बॉडी में कुछ ऐसे मूवमेंट कर लूँ जिससे मैं ये बता पाऊँ कि भई ये तो कैसे कबूतर है, ये कैसे खरगोश है। मैंने सोचा कि अगर मैं ये करूँ कि मैं इस टच को डिटेक्ट करके ये पता लगा लूँ कि हाँ, ये कै कबूतर है, ये कै खरगोश है, तो मैं क्या है कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर पाऊँगा।
तो वहाँ से आइडिया स्टार्ट हुआ और उस आइडिया ने धीरे-धीरे मैंने उस पे काफ़ी काम किया आफ्टर, बट जब ये आइडिया आया तो आई थॉट कि नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना है एंड डज़न्ट मैटर कि कितना रिस्क है, डज़न्ट मैटर कि कितना टाइम लगता है, डज़न्ट मैटर कि मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला मिलता है या नहीं मिलता। आई जस्ट फेल्ट कि मुझे ये करना है। तो जस्ट आफ्टर बीटेक आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड 2016 में मैंने ऑफिशियली सोनेंट कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया एंड फिर हमने इस आइडिया पे काम किया। वी डेवलप्ड ए स्मार्ट ग्लव जो कि जिसको वॉइस का नाम दिया गया, और ये एक स्मार्ट ग्लव है जिसमें बहुत टच सेंसिटिव स्पॉट्स होते हैं जिसके थ्रू आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, और वो सेंटेंस फिर एक स्मार्ट वॉच होती है जिसमें स्मार्ट वॉच पे स्पीकर के थ्रू बोल दिया जाता है। ये तो बात हो गई कि जो बोल नहीं सकता उसके लिए। अब जो डेफ हम्म, पर्सन सुन भी नहीं सकता, तो जो सामने वाला पर्सन जो बोलता है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होके स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है, स्क्रीन पर वो उसको पढ़ सकता है और उसका रिप्लाई कर सकता है। तो ये हमारी एक डिवाइस थी जिस डिवाइस को पीएम मोदी जी को भी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। पीएम इज़राइल के जो नेतन्याहू जी हैं उनको भी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, ही आल्सो रियली लाइक्ड इट एंड उसके बाद मल्टीपल टाइम्स पीएम मोदी जी ने इस डिवाइस के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि इस तरीके से टेक्नोलॉजी के द्वारा जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है। तो जब हम इस डिवाइस को जब हम कॉमर्शलाइज़ कर रहे थे, हमने पूरा बना दिया, हम लोगों के पास जाने लगे, तो हमें एक चीज़ और समझ में आई कि जो लोग एजुकेटेड हैं, जो डेफ लोग हम्म, एजुकेटेड हैं, जो लैंग्वेज समझते हैं, वो तो इस डिवाइस को यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं हुई, जब जिन्होंने कभी किसी स्कूल का दरवाज़ा ही नहीं देखा, जब जिन्होंने कभी कोई किताब पढ़ी ही नहीं। और हम्म, वो लोग स्कूलों में गए भी हैं, वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली फॉर अस इंडिया में डेफ लोगों के लिए का एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है। और मुझे कहते हुए काफ़ी बुरा लगता है कि इतना बुरा है कि वो लोग जो कि स्कूल में पास भी हो गए हैं, इनफैक्ट कई लोग जो ग्रेजुएट हो गए हैं, वो भी प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते हैं और 80% ऑफ द रिटन लैंग्वेज वो समझ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए ये डिवाइस जितनी कारगर ये डिवाइस हो सकती थी, वो उतनी कारगर नहीं हो पाती है। वो लोग जो जिनके लिए रिटन लैंग्वेज स्किल्स जिनकी खराब है, उनके लिए क्या किया जा सकता है? तो वहाँ से सजेशन आया मेरी ही टीम में, एक डेफ पर्सन है जोर से, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हम लोगों की जो पहली लैंग्वेज है वो साइन लैंग्वेज है। तो हम्म, जैसे मैं देखूँ तो मेरी पहली लैंग्वेज हिंदी थी। मैं बचपन में मुझे पेरेंट्स ने मेरे एल्डर ब्रदर सिस्टर ने मुझे स्पोकन हिंदी सिखाई। अब जब स्पोकन हिंदी के थ्रू जब मैं स्कूल में गया तो मेरे को रिटन हिंदी सिखाई गई, स्पोकन इंग्लिश सिखाई गई, रिटन इंग्लिश सिखाई गई। तो ऐसे ही डेफ हम्म, पर्सन की जो पहली भाषा होती है वो साइन लैंग्वेज होती है। पर जहाँ दिक्कत होती है, वहाँ दिक्कत ये होती है कि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज जो कि साइन लैंग्वेज में है, उसमें उनको सेकंड लैंग्वेज यानी कि रिटन हिंदी, रिटन इंग्लिश सिखाने के पर्याप्त माध्यम नहीं है। तो उसकी वजह से उनकी रिटन लैंग्वेज स्किल्स हमेशा खराब रहती है। तो यहाँ जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत ये है कि एक ऐसा माध्यम बनाया जाए कि जो रिटन लैंग्वेज है, जो कि सेकंड लैंग्वेज उनकी हो सकती है, रिटन हिंदी, रिटन इंग्लिश, वो उनके लिए एक्सेसिबल हो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज साइन लैंग्वेज में, जिससे कि वो उसको जब साइन लैंग्वेज में लगातार देखें, पढ़ें, तो वो रिटन लैंग्वेज में भी इतने स्किलफुल हो जाएँ कि वो उसको समझ सकें। तो ये एक आइडिया था, तो हमने नेक्स्ट प्रोडक्ट एनविजन किया जिसको अब हम साइन ही बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक ट्रांसलेशन इंजन है जो कि किसी भी रिटन लैंग्वेज को या फिर ऑडियो को साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है एक डिजिटल साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के थ्रू। जैसे हम इंटरप्रेटर देखते हैं तो न्यूज़ चैनल्स पे, आकाशवाणी पे 26 जनवरी, 15 अगस्त के जो प्रोग्राम होते हैं, तो हम वहाँ देखते हैं कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर रहते हैं जो कि कंटिन्यूअसली जो भी बोला जा रहा होता है उसको साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करते रहते हैं। लेकिन अ, पूरे इंडिया में कुछ सैकड़ों ही साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं, जहाँ जो डेफ लोगों की संख्या है वो मिलियंस में है। तो जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है वो पर्याप्त नहीं है। तो हमने सोचा कि क्या हम एक डिजिटल साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनाएं। तो हमने वी डेवलप्ड साइनी जो कि किसी भी रिटन लैंग्वेज को ले सकता है, उसको एक डिजिटल ह्यूमन उसको साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। एंड फ्रॉम बाय दिस प्रोडक्ट वी आर एनविजनिंग ए वर्ल्ड जहां पे बेसिकली ए डेफ पर्सन कैन go to Netflix, can go to YouTube, can come to Dainik Bhaskar का website. So as I was saying कि with this product we are envisioning a world जहाँ पे एक deaf person, hearing person की तरह
गूगल पर जा सकता है, जो भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसकी बुक्स उसे साइन लैंग्वेज में अवेलेबल होंगी, वो नेटफ्लिक्स पे जाके कोई मूवी देख सकता है, वो किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर सकता है। अच्छा, अभिनव आपने बोला कि डिजिटल मतलब लैंग्वेज को आप डिजिटली कन्वर्ट कर रहे हैं एक साइन में। जी, जी। आपको नहीं लग रहा है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट भी डिजिटली की तरफ बढ़ रही है? ये जब आपने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो किस तरह की डिफ़िकल्टी आपको फेस हुई? क्या ऐसा हुआ कि आपने डेवलप किया, फिर वो सिस्टम नहीं चल पाया या मशीन ऑपरेट करना बंद कर दी? तो इस तरह की दिक्कतें भी क्या आई हैं उसमें? नहीं, डेफ़िनेटली जब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जब कुछ ऐसा सोचते हैं जो पहले किसी ने नहीं किया होता है, हुँ, तो डिफ़िकल्टीज़ तो आती ही हैं। और पहली डिफ़िकल्टी मैं ये बोलूँगा कि डिजिटल जो चैलेंजेस थे वो नहीं थे, क्योंकि आई हैव बीन एजुकेटेड एज़ एन इंजीनियर, तो टेक्नोलॉजी को तो फ़िगर आउट करने का कहीं न कहीं हमें ट्रेनिंग मिलती है। और समस्याएँ आएँ लेकिन अल्टीमेटली हम फ़िगर आउट कर लेते हैं। और कहीं कुछ इश्यू आते भी हैं तो वी हैव गॉट अमेजिंग मेंटर्स जिन्होंने हमें टाइम टू टाइम हेल्प आउट किए। लेकिन जो पहली और सबसे इम्पोर्टेंट समस्या थी वो ये थी कि बीइंग ए हियरिंग पर्सन बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक डेफ पर्सन की दुनिया को समझना। हुँ, और उनकी रिक्वायरमेंट को समझना, उनकी प्रॉब्लम को समझना। हम एज़ ए हियरिंग पर्सन बहुत एक सिंगल सेंटेंस में बोल देते हैं कि एक डेफ पर्सन सुन नहीं सकता एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस बोल नहीं सकता। हमारे लिए हुँ, प्रॉब्लम वहीं से चालू होके वहीं पर खत्म हो जाती है। हुँ, लेकिन जब एक्चुअल में हम जानना चाहते हैं तो ये बहुत डिफरेंट है। मैं सिर्फ़ एक ये कहूँगा कि एक डेफ पर्सन केवल बोल नहीं सुन नहीं सकता, वो सोचता भी साइन लैंग्वेज में है। एक डेफ हुँ, पर्सन सपने भी साइन लैंग्वेज में देखता है। करेक्ट, तो वो समझना, यूज़र बिहेवियर को समझना, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना, वो अपने आप में एक बहुत चैलेंज था। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आज समझ गया हूँ या मेरी टीम आज समझ गई है, स्टिल वी आर लर्निंग। और मुझे लगता है कि शायद मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं समझ पाऊँगा, इस वजह से हमारी टीम में डेफ लोगों को हमने इन्वॉल्व किया है और वो फ़ोरफ्रंट में होते हैं कि हमें क्या बनाना चाहिए एंड और वी जब वर्क आप ये मोर। मशीन डेवलप कर रहे थे, तो आप कितने लोगों से रूबरू हुए? कितने लो बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे, उनसे बात की होगी, उनको समझने की कोशिश की होगी। ये पूरा प्रोसेस कितना टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस में? जैसा कि मैंने कहा कि 2016 में मैंने ऑफ़िशियली कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया और जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था वॉइस, वो हम लोगों ने सितंबर 2019 में हमने लॉन्च किया। और उसके बाद ये जो साइनी है इसको हम लोगों ने जो इसका फर्स्ट यूज़ केस है वो अभी हमने कुछ ही दिनों पहले लॉन्च किया है। तो ये 6 इयर्स की जर्नी रही है जिसमें आई हैव मेट थाउज़ेंड्स ऑफ डेफ पीपल। मल्टीपल स्कूल्स में मैं गया हूँ, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स के साथ मैं मिला हूँ, डेफ लोगों के जो टीचर्स होते हैं मैं उनके साथ मिला हूँ। तो ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगा कि हज़ारों लोगों से मिलने के बाद जो कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है वो आज हमारी बन पाई है। और जो पहला प्रोडक्ट हमने वॉइस बनाया उसमें आई विल एक्सेप्ट कि हमने बहुत सारे ऐसे असम्पशन लिए जो कि एज़ ए हियरिंग पर्सन हमने मान लिया कि ऐसा होता है। पर डेफ कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने इस इंटेंशन को समझा कि हम अल्टीमेटली कुछ बेटर करना चाहते हैं। हुँ, फर्स्ट स्टेप में सारी एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं बनाया जा सकता है। तो जिन भी लोगों की जिस तरीके से भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे थे, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और कंटिन्यूअसली हमें फीडबैक दिए। कंटिन्यूअसली हमें फीडबैक दिए। आज भी मैं ये बोलूँगा कि कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता है कि मैं एक नए डेफ पर्सन से ना मिलूँ और उनकी तरफ से मेरे पास फीडबैक नहीं आया। और अभी तो ऐसा हो गया है कि इसके लिए हमें जाना नहीं पड़ता है। डेफ लोग खुद आते हैं, उनको भी धीरे-धीरे भरोसा होने लगा है कि हाँ, अगर टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ में लिया जाए, सही लोगों के द्वारा यूज़ में लिया जाए, तो बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है उनके लिए। और वो एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता हुआ मैं देख रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि विद देयर हेल्प, विद देयर फीडबैक एंड आवर हार्ड वर्क हम लोग इस शाइनी प्रोडक्ट को भी कहीं न कहीं बहुत आगे तक लेके जाएँगे, प्लस साथ ही साथ उनके फीडबैक के साथ और भी हम नए प्रोडक्ट डेवलप करते रहेंगे उनके लिए। बिल्कुल, क्योंकि
आपने आपने कहा कि जयपुर से आपने पढ़ाई शुरू की, फिर उसके बाद आपका बीटेक में सिलेक्शन हुआ आईआईटी में, फिर ट्रिपल आईटी कॉलेज आपको जबलपुर से मिला, फिर आपका यूएस में जी। डिस्कशन से पहले बातचीत हमारी और आपकी हो रही थी, तो आपने कहा यूएस आपने छोड़ा अपना, तो किस तरह की सोसाइटी में आपको थिंग्स सुनने को मिली? क्योंकि रहता है ना कि हाँ नहीं, या पेरेंट ने अपोज किया हो, किस तरह की हिंड्रेंसेस आपके इस पाथ में आई कि नहीं भाई आप जाओ यूएस जाओ, पढ़ाई करने के लिए जाओ और अच्छा करियर, या आईएएस आधे से ज्यादा तो देखा जाता है जो बीटेक के बच्चे हैं वो बीटेक करने के बाद या तो कॉलेज कैंपस सिलेक्शन ले लेंगे या तो फिर आईएएसपी से सिविल सर्विसेज की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे बहुत सारे। तो आपने वो ड्रीम छोड़ के ये ड्रीम चुना, उसके बीच में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आपको फेस करने को, उस तरह उस सिचुएशन को आपने कैसे डील किया है? डेफिनेटली, डेफिनेटली। जैसा ही आपने कहा कि यूएस जाने का ऑप्शन था, और मैं अपने 12th बोर्ड में भी आई वाज इन द स्टेट मेरिट, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंकर था, मैं पूरे स्टेट में थर्ड रैंकर था। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन उसी के हिसाब से बढ़ जाती है। तो जब मैंने यूएस ना जाने का फैसला किया और मैंने अपने जो कंपनी की शुरुआत है वो अपने घर में ही बहुत एक छोटा सा ऑफिस बना के की, तो धीरे धीरे सोसाइटी को पता चला कि भाई ये ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, तो लोगों ने सवाल पूछना चालू किया। लेकिन वही होता है कि जब तक रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक डाउट क्रिएट होते ही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर लोगों ने यही सवाल किया कि अरे ये क्यों कर रहे हो आप, का क्या प्लेसमेंट नहीं हुआ क्या, आप यूएस क्यों नहीं गए, और तुम तो, बहुत लोगों ने ये भी बोला कि स्कूल टाइम तक तो तुम बहुत अच्छे होते थे, कॉलेज में क्या पढ़ाई नहीं की क्या जिसकी वजह से आज तुम ये कर रहे हो। जब मैं अपना छोटा सा सेटअप लगाया घर पे, तो कुछ लोग मेरे पास ऐसे आते थे जिनको ये लगने लगा कि शायद मैं, क्या है, कंप्यूटर क्लासेस लेना चालू किया है मैंने। तो बहुत सारे लोग ऐसे आने लगे कि अरे हमारे बच्चे को भी कंप्यूटर सिखा दो। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डिफिकल्ट टाइम था उसको सरवाइव करने में दो चीज़ों ने मेरा बहुत साथ दिया। पहला तो मेरी जो फैमिली थी वो बहुत ही सपोर्टिव रही इस टाइम पर। मैंने जब फैसला किया कि मैं रुकूंगा, मैं नहीं जाऊंगा और मैं इस पे काम करूंगा, तो उन्होंने पूरे तरीके से सपोर्ट किया। और फैमिली ने हमेशा कोशिश की कि उनको अगर कोई आके बोलता था कि बेटा क्या कर रहा है, आपका भाई क्या कर रहा है, तो वो कभी भी कोशिश ये करते थे कि मेरे तक वो बातें नहीं आए। तो फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, और बहुत टाइम तक ऐसा हुआ कि कोई भी चीज़ हम लोग डिलीवर नहीं कर पाए, कोई प्रोडक्ट नहीं बना, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट प्रोडक्ट था, इसको हम कुछ महीनों में नहीं बना सकते थे, सालों लग गए। तो बहुत टाइम ऐसा था जहाँ पर मैं मानता हूँ कि फैमिली को भी शायद उनके मन में डाउट क्रिएट होने लगा होगा कि कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट उन्होंने कभी भी वो प्रेशर आने नहीं दिया। तो एक तो ये चीज़ अच्छी रही। दूसरी चीज़ ये है कि इस बीच में हम जब लगातार डेफ लोगों से मिलते रहे, तो वो उस प्रोडक्ट का जो भी हमारे पास प्रोटोटाइप होता था, डेमो होता था, उसको यूज़ में लेते थे, तो उनके जो फीडबैक मिलते थे, उनके चेहरे पे जो हम खुशी देख पाते थे, जो उनका एक्साइटमेंट देख पाते थे, वो कंटिन्यूअसली मुझे फ्यूल देता रहा कि नहीं, करना है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है लोग लोगों के मन में डाउट आने लगे, लोग क्वेश्चन करने लगे, बट जो उनके चेहरे पर स्माइल और एक्साइटमेंट होता था, इट वाज़ वर्थ ऑल द डाउट, इट वाज़ वर्थ ऑल द क्वेश्चंस जो कि रेज किए गए थे। एंड फाइनली आई फील कि अभी तो ऐसा वक्त आ गया है कि वो लोग, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन और जिन लोगों ने एक बार कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिमोटिवेट करने का ट्राई किया, आज वो भी जब उनसे मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि हाँ, चीज़ें अच्छी हुई, आपका जो डिसीज़न था वो कहीं न कहीं बेहतर रहा। राइट। आपके इस दरमियान में या प्रोसेस में 6 साल का प्रोसेस रहा, कोई ऐसा टाइम ऐसा आया कि आप जब लगे कि अब नहीं हो पाएगा, अब मैं बैठ जाता हूँ, या जहाँ पे एक किक की ज़रूरत आपको पड़ने लगी कि एक मोटिवेशन मुझे मिल जाए, तो मैं फिर से वो राह पकड़ लूँ, उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाऊँ? डेफ़िनेटली। जो स्टार्टिंग का टाइम था, जिसमें हम लोगों ने मैंने स्टार्ट किया, मैं उस वक़्त टीम में भी ज़्यादा लोग नहीं थे, मैंने जब स्टार्ट किया मैं अकेला ही था। तो स्टार्टिंग में एक प्रोटोटाइप बना लिया।
प्रोटोटाइप बनाने के बाद, बिकॉज़ ये हार्डवेयर था, उसको हार्डवेयर को आप 2-2 पीस करके नहीं बना सकते हैं, आपको मिनिमम क्वांटिटी बनानी होती है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है। और प्रोटोटाइप को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करनी होती हैं, कैसे आप उसको प्रोड्यूस करेंगे, कैसे आप एंश्योर करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल हो। उस सब के लिए आपको ना केवल एक अच्छी मेंटरशिप की आवश्यकता रहती है, और कहीं न कहीं आपको फाइनेंसेस की भी रिक्वायरमेंट रहती है, फंड की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो जब मैंने प्रोटोटाइप बना लिया, उसके बाद मेरे पास उस चीज़ को वहाँ से आगे लेके जाने के लिए पैसा नहीं था, अच्छे कोई मेंटर थे भी नहीं। तो एक वक़्त मुझे ऐसा लगा कि शायद अब इससे आगे नहीं हो पाएगा, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो एक एक बार तो मैं ये कहूँगा, कुछ दिनों के लिए तो एक ऐसा पीरियड आ गया था कि आई वाज़ टोटली होपलेस, और मुझे लगा कि शायद मतलब जो मेरा डिसीज़न था वो ठीक नहीं रहा। मैंने क्यों पहले नहीं सोचा कि इतना सब कुछ करने के लिए आई नीड मनी। बट फिर एज़ एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप थोड़े से नेव नहीं हैं, आप थोड़े से क्या बोलना चाहिए कि आप अनरियलिस्टिक नहीं सोच सकते, आप रियलिटी से ऊपर उठ के ज़्यादा बड़े सपने नहीं देख सकते, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मैं ये कहूँगा कि उस टाइम पर आई वाज़ नेव, और जो ग्राउंड रियलिटी थी उससे बड़े सपने देखे थे, तो मैंने एक बार वापस सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर जगह जितने भी लोग मेरे से हो सकते हैं मैं उनसे बात करूँगा, हर जगह मैं चक्कर काटूँगा कि मैंने ये बनाया है एंड आई नीड हेल्प। तो वापस से शुरुआत की, और ऑल ओवर इंडिया में जो भी इनक्यूबेटर्स हैं, एक्सेलरेटर्स हैं, जिनसे सपोर्ट मिल सकता था, मैंने उन्हें रीच आउट करना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड आस्किंग फॉर मेंटरशिप, आई स्टार्टेड आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट आई कुड गेट। एंड धीरे-धीरे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना चालू किया, मेंटर्स मिलना चालू हुए। गवर्नमेंट से जब बात की, तो गवर्नमेंट के जो लोग थे, उनकी काफ़ी पॉलिसीज़ थी जहाँ से वी कुड गेट द सपोर्ट। तो वो एक स्टेज थी जो डिफ़िकल्ट थी, बट उसके बाद मैं ये बोलूँगा कि वी वर वेरी लकी। हम लोग सही टाइम पर सही जगह पे थे, सही लोगों के साथ थे। स्पेशली मैं थैंक कहना चाहूँगा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक अहमदाबाद, गुजरात की संस्था है, जिन्होंने इस पूरे ड्यूरेशन में, इस 2017 में मैं उनसे जुड़ा, और 2017 से लेके आज तक उन्होंने हर तरीके से हमारी हेल्प की है। चाहे वो टेक्निकल मेंटरशिप वाली बात हो, चाहे कुछ ऐसा हो कि अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो वहाँ के लोगों के साथ बैठ गए, वहाँ के जो मेंटर्स हैं उनसे बातचीत की, तो उन्होंने हमेशा रास्ता दिखाया। और जब जिस तरीके से फंड की रिक्वायरमेंट थी, वो भी डिफरेंट तरीके से उन्होंने अरेंज कराने की कोशिश की है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर आज हम जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो उस मुकाम में सिर्फ मेरे अकेले का योगदान नहीं है, मैंने सिर्फ वो पहला कदम लिया था, लेकिन आज हम जहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे और बहुत सारे लोगों ने हमें पुश किया है, बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आज हम इस स्टेज पर हैं। और अभी अभिनव आपकी कंपनी में कितने लोग हैं? जर्नी 1 से शुरू होकर अब कितने लोग आपकी जर्नी में साथ दे रहे हैं? अ, अभी हम बात करें तो हमारे पास जो फुल टाइम एम्प्लॉइज़ हैं, वो करीब 15 के आसपास हैं। जिसमें जो डेफ़ लोग हैं, वो डेफ़ लोग जो है वो 30% से ज़्यादा हैं। हमारे जो भी कंटेंट डेवलपमेंट का काम होता है, जो भी हमारा क्वालिटी कंट्रोल वाला काम होता है, मतलब हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो एक डेफ़ पर्सन अगर उसको अ अ क पूरी कर सकता है, तो हम पहली अपॉर्च्युनिटी उन्हीं को देने का प्रयास करते हैं। तो डायरेक्टली इतने लोग हमारे साथ एम्प्लॉयड हैं, बट इनडायरेक्टली काफ़ी लोग हैं जो कि फ्रीलांस काम करते हैं, जो अपने डिफरेंट तरीके से, जो भी जिस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, वो रोल प्ले करते हैं। अभिनव अपने शुरुआती लाइफ में एकेडमिक्स की बात करें उस समय या फिर कॉलेज लाइफ में और अब एज़ एन एंटरप्रेन्योर कितने चेंजेस आपने अपने आप में नोटिस किए हैं? मैं ये कहूँगा कि जब स्कूली शिक्षा वाला टाइम था या कॉलेज एजुकेशन वाला टाइम था, वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं थी, और मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता था कि क्या करना है लाइफ़ में। तो वो एक बहुत रिलैक्स्ड और
ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पर आपके पास फुल फ्रीडम होती है ये सोचने की कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब एज़ एन एंटरप्रेन्योर, स्पेशली जब आप कोई चीज़ बना लेते हैं, वो एक स्टेज तक लेके चले जाते हैं, तो जहाँ एक हैप्पीनेस फैक्टर होता है कि हाँ, आपने जो सोचा था वो एक हद तक कर दिखाया, वहीं कहीं न कहीं आपके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। क्योंकि इतने लोगों ने आपके ऊपर भरोसा लगाया है, इतने लोगों ने आपको सपोर्ट किया और इतने सारे लोग आज कहीं न कहीं सोनेंट कंपनी अ, पे लाखों डेफ लोगों ने आशा जता रखी है कि हम उनकी लाइफ़ को बेहतर बनाएँगे। तो वो जो होप है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका प्रेशर आप कहीं न कहीं फ़ील करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द डेज़ आपको पॉज़िटिव फीलिंग देके जाता है, बट सम ऑफ द टाइम वो जो एक प्रेशर होता है, वो आपको एक्सेप्ट करना होता है कि आप को डिलीवर करना है। तो इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ मैच्योरिटी, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव इनटू द लाइफ़ कि अभी क्या है कि और ज़्यादा मेहनत के साथ जुट जाना है, हर दिन अपने एफर्ट्स को बढ़ाते ही जाना है, क्योंकि अब उस स्टेज तक पहुँच गई हैं चीज़ें कि यहाँ से आगे जाके अगर हम एक्चुअल में लाखों लोगों की लाइफ़ चेंज नहीं करते हैं, तो वो एक एक्चुअल में एक रियलिटी में एक विफलता होगी। अब ना क्योंकि अभी आपकी जो सोनन कंपनी है, वो अभी इस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप की है, लेकिन आगे आने वाले मार्केट में इस तरह के तमाम सॉफ्टवेयर डेवलप्स होंगे, आई मीन कॉम्पिटिटर्स होंगे। उसमें आपकी सोनान कंपनी कैसे उन सारे कॉम्पिटिटर्स को बीट करके भी टॉप नंबर 1 पे रहेगी? क्या ऐसे फीचर्स और उसमें डेवलप किए जा सकते हैं या आपने क्या चार्ट आउट किया है उसके लिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग श्रुति, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आपस में भी जब डिस्कशन करते हैं, मैं भी इस बारे में सोचता हूँ, तो कभी भी हम लोगों ने आपस में इंटरनल ये कम्युनिकेशन नहीं किया है कि हम लोग टॉप कंपनी बनना चाहते हैं हुँ, इस सेक्टर। हुँ, रीज़न बीइंग कि हमारे लिए जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि देयर आर मिलियंस ऑफ डेफ पीपल इन इंडिया एंड मच मोर देन दैट इन द वर्ल्ड, और उनकी लाइफ बेहतर होनी चाहिए। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि उस चीज़ को अचीव करने के लिए सोनेंट ही एक अकेली कंपनी नहीं है, बहुत सारी हुँ, कंपनी है। और मैं आज की स्थिति ये है कि अभी हम एक तरह से ग्राउंड ज़ीरो पर हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चालू हुआ है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि और बहुत सारी कंपनियाँ आएँ, बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाएँ, आपस में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बने, एंड वुडन्ट मैटर कि हम उसमें फर्स्ट होते हैं या 10th होते हैं या 100 होते हैं। आई विल बी रियली हैप्पी कि अगर 100 और कंपनी सोनेंट से बेहतर बन पाती हैं और बेहतर प्रोडक्ट बना पाती हैं, क्योंकि उस वक़्त मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा कि हाँ, मिलियंस ऑफ डेफ लोगों की लाइफ अब बेहतर हो गई है, और दैट वुड बी मच सैटिस्फैक्टरी देन बीइंग फर्स्ट कंपनी जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि मिलियंस ऑफ डेफ लोगों की लाइफ चेंज करना बहुत टफ टास्क है फॉर ए सिंगल कंपनी, फॉर ए सिंगल बहुत। पर्सन। मैं ऐसे पहले एंटरप्रेन्योर से मिल रही हूँ, जो एंटरप्रेन्योर मतलब प्रॉफिट, जो प्रॉफिट ना सोचकर लोगों के वेल विशिंग के बारे में सोच रहा है कि कैसे उनको नॉर्मल लाइफ दिया जाए। ये बहुत अच्छे अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। अपने आपसे बात करके बहुत खुशी हुई एंड ऑल द बेस्ट टू योर सुनैन कंपनी कि जो वो चाह रही है, जितना प्रोग्रेस वो करना चाह रही है, जो भी एम है, आप उस एम को पाएँ, उन सभी लोगों तक आपकी कंपनी पहुँचे, जिनको ज़रूरत है आपकी कंपनी की, जिन्हें ज़रूरत है उन तमाम चीज़ों की जिससे वो अपनी लाइफ अच्छे से चला सकें, अच्छे से निभा सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया दैनिक भास्कर के साथ अपना बातचीत करने के लिए। किसी और शख्स के साथ फिर से हाज़िर होंगे। देखते रहिए दैनिक भास्कर।